हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेंजीन। इस टॉपिक के अंदर हम डिस्कवरी ऑफ बेंजीन की बात करेंगे और डिस्कवरी के बाद हम इसके स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर की बात करेंगे कि स्ट्रक्चर कैसे पॉसिबल है, और बाद में हम एंड में जो है कैक्यूल स्ट्रक्चर को भी डिस्कस करेंगे। तो लेट वी डिस्कस ऑल दीज पॉइंट वाइज। सबसे पहले हम डिस्कवर करते हैं, यानी सबसे पहले हम इसकी डिस्कवरी को डिस्कस करते हैं। कैसे? हमारे पास देखें डिस्कवरी ऑफ बेंजीन। बेंजीन को सबसे पहले साइंसदान का नाम है माइकल फैराडे। माइकल फैराडे ने 1825 के अंदर बेंजीन को डिस्कवर किया। कहां से डिस्कवर किया? इसने डिस्कवर किया वेजिटेबल एल से। वेजिटेबल एल से मैंने ये कहा कि हमारे पास बेंजीन की जो डिस्कवरी है, डिस्कवरी सबसे पहले जिस साइंसदान ने की वो है माइकल फैराडे। कब की? 1825 के अंदर। कहां से की? वेजिटेबल एल से। किस प्रोसेस से की? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का मतलब ये होता है कि ऐसा प्रोसेस जिसमें वेजिटेबल को, एल को उसने हीट किया और हीट करने के ऊपर वो कंपोनेंट में डिवाइड हो गया और उन कंपोनेंट में हमें बेंजीन मिला, स्ट्रक्चर मिला। तो उसने इसको नाम दिया बेंजीन का और इस प्रोसेस को नाम दिया डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का। क्लियर हो गया? ओवरऑल हम यूं बात कर सकते हैं कि माइकल फैराडे ने 1825 के अंदर डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वेजिटेबल एल से बेंजीन को डिस्कवर किया। और इसी तरह एक और साइंसदान आया, साइंसदान नाम है उसका होफमैन। होफमैन इसने 1845 के अंदर 20 साल बाद इसने बेंजीन डिस्कवर की। बेंजीन डिस्कवर की। कहां से डिस्कवर की? किस प्रोसेस से की? इसने डिस्कवर की कोल टार से। कोल टार। कोल टार क्या होता है? हम लोग ने पढ़ा था कि जब भी हम कोल को हीट करते हैं, इसके हमारे पास जो प्रोडक्ट अचीव होते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर, कौन कौन से? कोल टार, कोल गैस, कोक। यानी कोल से हमें मिला है। कौन मिला है? कोल टार। कोल टार के अंदर उसने कहा कि बेंजीन पाई जाती है। क्लियर हो गया? दैट्स कॉल्ड डिस्कवरी ऑफ बेंजीन। अब देखें, डिस्कवरी के बाद सबसे पहला काम ये होता है कि जो कंपाउंड डिस्कवर हो चुका है उसका फार्मूला मालूम किया जाए, स्ट्रक्चर फाइंड किया जाए। तो हम डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन को, कि स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन कैसे फाइंड किया गया। स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन ये कैसे मेजर किया गया? देखिए, सबसे पहले जो हमें फाइंड किया गया वो फाइंड किया गया इंपीरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन। इंपीरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन मालूम किया गया। किस प्रोसेस से मालूम किया गया? कौन सा प्रोसेस था जिसके जरिए हमने बेंजीन का इंपीरिकल फार्मूला फाइंड किया? उस प्रोसेस को नाम देते हैं एलिमेंटल एनालिसिस। एलिमेंटल एनालिसिस। मेरी बात समझ आ गई? अब इस एलिमेंटल एनालिसिस से जो इंपीरिकल फार्मूला आपको मिला वो था आपके पास CH, और इसका मैस मालूम किया गया। जब मैस फाइंड किया गया तो ये आपके पास बनता है 13 AMU। मेरी बात समझ आइए? अगर आप मोल की तरह लेना चाहें तो 13 ग्राम पर मोल भी हो सकता है। क्लियर है? क्या बताया कि हमारे पास इंपीरिकल फार्मूला फाइंड किया गया, इंपीरिकल फार्मूला के बाद इंपीरिकल फार्मूला मैस निकाला गया। अब हमारे पास एक और प्रोसेस अपनाया गया, हमारे पास वेपर डेंसिटी मेथड्स। वेपर डेंसिटी मेथड। वेपर डेंसिटी मेथड के जरिए मालूम क्या किया गया? वेपर डेंसिटी मेथड के जरिए मॉलिक्यूलर मैस मालूम किया गया। मॉलिक्यूलर मैस ऑफ बेंजीन कैलकुलेटेड। देखें, स्टेप वाइज हो रहा है। सबसे पहले इंपीरिकल फार्मूला मालूम किया गया, उसके बाद इंपीरिकल फार्मूला मैस, उसके बाद क्या मालूम किया गया? उसके बाद मॉलिक्यूलर मैस ऑफ बेंजीन मालूम किया गया।
किस मेथड के जरिए? वेपर डेंसिटी मेथड के जरिए। मॉलिक्यूलर मास कितना था? मॉलिक्यूलर मास जो है ये 78.108 AMU जो कि मालूम किया गया। क्लियर हो गया? अब मॉलिक्यूलर फार्मूला मास और इंपीरिकल फार्मूला मास को कंपेयर करके, क्या करके? कंपेयर करके हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम किया। मैंने ये कहा कि इंपीरिकल फार्मूला मास को और मॉलिक्यूलर फार्मूला मास को कंपेयर किया गया और उसको कंपेयर करने के बाद जब कंपैरिजन के रिजल्ट में आपको क्या मिला? आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम कर दिया गया। मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे? हमने पढ़ा हुआ है, आपने डिस्कस किया हुआ है पहले पिछली क्लासेस के अंदर। हमने पढ़ा है मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू इंपीरिकल फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू इंपीरिकल फार्मूला। अगर हमने पढ़ा था n मालूम करना हो तो मॉलिक्यूलर फार्मूला मास और डिवाइड कर देंगे इंपीरिकल फार्मूला मास। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला मास आप लोगों के पास गिवन है 78.108 और जो इंपीरिकल फार्मूला था वो आपके पास है 13। तो इसके रिजल्ट में जो आपको जवाब मिला वो आपके पास क्या था? 6 एक नंबर है, यहां पे हम पुट करेंगे इस जगह। कैसे? मॉलिक्यूलर फार्मूला n इंटू इंपीरिकल फार्मूला। कैसे? देखिए हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला n क्या है हमारे पास? n है 6, इंपीरिकल फार्मूला क्या है? CH। अब 6 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास C6H6। इस तरह मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन भी मालूम कर लिया गया। क्लियर हो गया? समझ आ गई मेरी बात? अब मॉलिक्यूलर फार्मूला, इंपीरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर मास सब कैलकुलेट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि फार्मूला तो है लेकिन इसमें एटमों की अरेंजमेंट क्या है? एटम किस तरह जुड़े हुए हैं? क्या ये स्ट्रेट चेन में है या ब्रांच चेन में है या रिंग में है? तो इसकी अरेंजमेंट यानी इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला डिटरमाइन करने के लिए पहले दो पॉसिबिलिटीज निकाली गई कि इस तरह हो सकता है। कैसे? हमारे पास देखें, शुरू में दो स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस कराया गया है कि बेंजीन का स्ट्रक्चर इस तरह हो सकता है। हाँ जी, टू स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर रूल्ड आउट। टू स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर रूल्ड आउट। मैंने क्या बताया कि हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करने के बाद सबसे बड़ा क्वेश्चन यही था कि अब इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला फाइंड किया जाए कि एटम किस तरह जुड़े हुए हैं। तो दो पॉसिबिलिटीज एक्सप्लेन की गई कि इस तरह स्ट्रक्चर पॉसिबल है। कैसे? देखिए हमारे पास 6 कार्बन है, हमने अभी पढ़ा है फार्मूला इसका बेंजीन का। क्या फार्मूला था? C6H6। अब इसमें अरेंजमेंट देखें जरा, 1 2 3 4 5 और 6। उन्होंने कहा कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि दोनों टर्मिनल कार्बन जो हैं ये ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ी हैं, बाकी सारे कार्बन सिंगल बॉन्ड से हैं। अब इनकी वैलेंसी पूरी करो आप। वैलेंसी पूरी करेंगे CH2 देखिए इसमें 6 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है। इसका क्या नाम रखा गया? इसका नाम रखा गया हमारे पास 15 हेक्सा। नहीं, इसमें पहले आप लोग जो है ना इसमें ट्रिपल बॉन्ड ना करो, इसमें पहले स्ट्रेट चेन में डबल बॉन्ड कर लो। स्ट्रेट चेन को इन्होंने क्या कर दिया? डबल बॉन्ड कर दिया। समझ आइए? अब हमारे पास देखें स्ट्रेट चेन को डबल बॉन्ड कर दिया तो इसमें जो मिड वाली कार्बन है इसके दरमियान हमारे पास क्या आ जाएगा जी? कैसे? देखिए हमारे पास, मैं इसका स्ट्रक्चर फिर से बना देता हूं ताकि वाज़े आप लोगों को क्लियर हो जाए। देखिए हमारे पास इसमें यह कहा गया कि एंड वाली कार्बन पे पहली पॉसिबिलिटीज ट्रिपल बॉन्ड लगाएं, बाकियों की वैलेंसी पूरी कर दें। इसमें वैलेंसी इसकी पूरी है, 3 बॉन्ड ये हैं, 1 बॉन्ड ये है, 4 बॉन्ड इसकी वैलेंसी पूरी नहीं है। CH2 1 ये इसका क्या नाम बनेगा? 15 हेक्सा डाइआइन। समझ आ गई? फिर हमारे पास दूसरा स्ट्रक्चर क्या इंट्रोड्यूस किया गया? दूसरा स्ट्रक्चर इस तरह इंस्टीट्यूट कराया गया कि
जो आपके पास 3 कार्बन है, 3 कार्बन, इन 3 कार्बन में जो थर्ड कार्बन है ये और ये फोर्थ, ये हमारे पास क्या है, ये ट्रिपल बॉन्डेड है। बाकी जो मिड वाली जो आपके पास टर्मिनल कार्बन है ये आपके पास क्या है, इनमें डबल बॉन्ड है। तो इनका आप नाम लिखें जरा कि हमारे पास इसकी पहले वैलेंसी पूरी करें आप। तो इसका नाम बनेगा 1,5-हेक्साडाइन स्लैश, और यहां पे हम क्या लिखेंगे, यहां पे हम लिखेंगे 3 क्योंकि थर्ड नंबर पे है आइन। ये 2 स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर थे जो शुरू शुरू में बेंजीन के लिए इंट्रोड्यूस कराए गए। क्लियर हो गया। अब फिर इसको कंपेयर किया गया, भाई इसको कंफर्म करने के लिए क्या आया स्ट्रक्चर यही है या कुछ और है। इसको कंफर्म करने के लिए उन्होंने कंपैरिजन किया इसका किसके साथ, अल्कीन एंड अल्काइन के साथ। कंपैरिजन विद अल्कीन एंड अल्काइन। क्योंकि देखिए इनमें डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है, तो साइंसदान ने जब ये स्ट्रक्चर बनाए तो उनके ख्याल में आया कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये अल्केन अल्कीन का ही कोई नया कंपाउंड है। तो उन्होंने इसको कंपेयर किया, उन्होंने देखा जो अल्कीन एंड अल्काइन हैं ये ऑक्सीडाइज्ड होते हैं, ऑक्सीडाइज्ड विद KMnO4। ये KMnO4 के साथ ऑक्सीडाइज होते हैं। तो जो बेंजीन है, बेंजीन डज नॉट शो रिएक्शन विद KMnO4। हाँ जी, इन्होंने कहा कि हमारे पास देखें डबल ट्रिपल बॉन्ड है, तो अल्केन और अल्काइन के साथ कंपेयर करें। जब कंपेयर किया तो पता चला कि ये अल्कीन और अल्काइन जो हैं ये तो KMnO4 के साथ ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, लेकिन आपके पास जो बेंजीन है ये ऑक्सीडाइज नहीं होता। तो यहां से पता चला कि जो बेंजीन है वो आपके पास ना अल्कीन है ना अल्काइन है। क्लियर हो गया। अब अगर हमारे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखें कि यानी 6 कार्बन है जुड़ी हुई हैं, कि उन्होंने कहा अगर 6 कार्बन जुड़ी हैं तो इट गेव 3 मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। कैसे देखें हमारे पास, इसमें पहले एक्स एक मैं स्ट्रक्चर लिख रहा हूं। देखो इसकी एक पॉसिबिलिटी ये है, इसकी दूसरी पॉसिबिलिटी ये है, तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है, तीसरी पॉसिबिलिटी ये है। लेकिन बेंजीन जो है वो बेसिकली ऐसा नहीं करती। क्लियर हो गया, मेरी बात समझ आ गई। तो ये बेंजीन की इन तमाम पॉसिबिलिटीज को देखकर अब एक और चीज भी उन्होंने मालूम की। उन्होंने कहा कि जो अल्कीन और अल्काइंस हैं ये एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। क्या शो करते हैं? एडिशन रिएक्शन। लेकिन जो बेंजीन है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी शो करती है। तो यहां से आइडिया हुआ कि जो बेंजीन है ये एक अलग से कंपाउंड है, इसको उन्होंने एरोमेटिक कंपाउंड का नाम दिया, और जो बाकी अल्कीन और अल्काइन हैं उनकी कैटेगरी अलग है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोग कैक्यूल स्ट्रक्चर नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।